नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को टीजीटी और पीजीटी के उद्देश्य से प्रारंभ किए हैं। इससे संबंधित सिलेबस को हमने 2 पार्ट में डिस्कशन किया है। आज उसी से संबंधित जो क्वेश्चन और आंसर है उस पर डिस्कशन प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह कई पार्टों में आपके सामने आता रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम के पहले जितने भी संबंधित टॉपिक हैं, सभी टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, सब पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि अगर समय कम है और उस कम समय में यदि पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है तो क्वेश्चन एनालिसिस से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, यहाँ पर आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ न कुछ कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करते रहेंगे। वैसे कॉन्सेप्ट बेस कई क्लास ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, तो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं और उसका आप लोग सहयोग ले करके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर भी आवश्यकता अनुसार हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। तो आज क्वेश्चन एनालिसिस का पहला पार्ट है, तो हम लोग आइए प्रारंभ करते हैं इस पीजीटी के सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन को। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, ये घटना चक्र जो टीजीटी पीजीटी की पुस्तक है उसी से लिया गया है। हाँ, इसमें कुछ और प्रश्नों को अलग से ऐड कर दिया जाएगा जो किसी अन्य आयोग द्वारा पूछा गया है, क्योंकि उन प्रश्नों का भी आपके लिए उतना ही महत्व है जितना अन्य आयोग के लिए है। तो इसलिए इसमें टीजीटी पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ अन्य आयोग में भी पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वह सूर्य से संबंधित है। तो देखते हैं सूर्य से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न हैं, पृथ्वी से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न हैं, यानी जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यूनिवर्स ही है और यूनिवर्स में हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? सूर्य को। तो क्रमवार हम लोग चलेंगे, जैसे घटना चक्र में दिया गया है एज इट इज हम लोग उसी अनुसार चलेंगे। हाँ, उस टॉपिक से संबंधित जो एक्स्ट्रा प्रश्न रहेंगे उसको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि यदि सूर्य टॉपिक है तो इसमें सूर्य का स्ट्रक्चर तो जानना जरूरी है। और सूर्य का जो स्ट्रक्चर है, जैसे पृथ्वी का स्ट्रक्चर होता है, सेम सन का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे पृथ्वी में आप लोग जानते हैं कि एक होता है कोर, मेंटल और क्रस्ट, उसी प्रकार सन में भी 3 पार्ट होता है। एक कोर होता है, एक रेडिएटिव जोन होता है और एक कन्वेक्टिव जोन होता है। जहाँ पर संलयन की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं कोर। जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसी का नाम कोर है। उसके पेरीफेरी का जो पार्ट है उसको कहते हैं रेडिएटिव जोन। और सन का जो सतह होती है या जो सन का सरफेस होता है उस लेयर को हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। तो 3 जोन होते हैं, एक कोर होता है, एक रेडिएटिव होता है और तीसरा होता है कन्वेक्टिव जोन। इसके बाद जैसे पृथ्वी का वायुमंडल प्रारंभ होता है उसी प्रकार सूर्य का भी वायुमंडल होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आप लोग देखें जैसे क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, वायुमंडल या आयन मंडल होता है। उसी प्रकार सूर्य का भी वायुमंडल है और सूर्य का वायुमंडल का जो पार्ट सूर्य की सतह से संपर्क में रहता है उसका नाम होता है फोटोस्फीयर। क्या नाम रहता है? फोटोस्फीयर। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वायुमंडल की उसका नाम है क्रोमोस्फीयर। और जो तीसरा लेयर होती है या जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं कोरोना। तो उसी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर है कोर, इसके बाद है रेडिएटिव जोन और जो रेड कलर में है इसको कहते हैं हम लोग कन्वेक्टिव जोन। और इसी रेड का जो आउटर पार्ट है यानी जहाँ पर उसका वायुमंडल संपर्क में रहता है उसका नाम है फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर के बाद जो दूसरा वायुमंडल है उसका नाम है क्रोमोस्फीयर, यानी जो येलो वाला पार्ट है। और इसके बाहर जो रेडिश पार्ट है यह पूरा क्या है? कोरोना है। क्या है? कोरोना। तो इसमें देखना ये है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है सन स्पॉट के बारे में, सोलर विंड के बारे में। तो यहाँ पर सन स्पॉट जो आप देख रहे हैं, वैसे सन स्पॉट हम लोग देखेंगे कि सन स्पॉट किसे कहते हैं, सन स्पॉट की साइकिल क्या होती है, वर्तमान में सन स्पॉट की कौन सी साइकिल चलती है, सन
सन स्पॉट बनते कैसे हैं, ये सब डिस्कशन का पार्ट है, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे, बस अभी मोटी मोटा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सन स्पॉट जो हमें नज़र आता है, यह नज़र आता है कहाँ पर? क्रोमोस्फीयर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सन स्पॉट कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है क्रोमोस्फीयर में। लेकिन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ जो होगा सूर्य के सरफेस से जो संपर्कित वायुमंडल होता है, प्रारंभ वहीं से होता है, यानी फोटोस्फीयर से। लेकिन नज़र कहाँ पे आता है? क्रोमोस्फीयर में। उसी प्रकार जब आप सोलर विंड की बात करते हैं, जो सौर ज्वाला होती है, वह प्रारंभ तो होती है क्रोमोस्फीयर से, लेकिन नज़र कहाँ पर आती है? देख रहे हैं कोरोना में। तो यदि आपसे पूछा जाए सोलर विंड या सौर ज्वाला कहाँ से निकलती हुई नज़र आती है, तो आपको नज़र आएगी कोरोना में। कहाँ से नज़र आएगी? कोरोना में। क्योंकि आप अगर धरती से देख रहे हैं तो सबसे पहले सूर्य का सबसे बाह्य वायुमंडल नज़र आता है, यानी कोरोना। उसके बाद दूसरा वायुमंडल नज़र आता है जिसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर, फिर तीसरा नज़र आता है जिसको कहते हैं फोटोस्फीयर, फिर जाके कहीं सूर्य का सरफेस आता है। तो आपको क्रमबद्ध तरीके से याद करना है कि सूर्य का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और सूर्य का वायुमंडल कैसा है। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जो पीजीटी या टीजीटी में पूछे गए हैं। तो आइए उनको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि सूर्य के निम्नांकित 4 मंडलों में किससे सौर पवन निकलती है? तो सौर पवन या सौर ज्वाला जो निकलती है वो कोरोना से निकलती है। आपने अभी फिगर में देखा है कि वह स्पष्ट तौर पर कहाँ नज़र आती है? हमें कोरोना में नज़र आती है। तो इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा कोरोना। फिर अगला हम देखते हैं निहारिका क्या है? निहारिका यानी एक प्रकार से हम कहते हैं नेबुला होता है। यह किसी भी तारे की प्रारंभिक अवस्था होती है और प्रारंभिक अवस्था में जो तारा होता है एक प्रकार से तप्त गैस का बादल होता है। फिर यही बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक गोला का रूप ले लेता है। उसके बाद वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, तो वहाँ पर संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो वह तारे के निर्माण से संबंधित प्रोसेस है, उसको हम लोग जब इन्वर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। हाँ, बीच बीच में आपको टॉपिक मिलते रहेंगे, तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए इस क्वेश्चन वाले टॉपिक को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। ग्रहण यहाँ पर हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक तो होता है चंद्र ग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण। तो जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूर्य हमें दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, कारण बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो जब चंद्रमा एकदम ठीक बीचों बीच होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सूर्य की छाया है वह धरती पे तो देखने को मिलती है, लेकिन उसका एक कोर पार्ट होता है और एक उसके पेरीफेरी का पार्ट होता है। क्योंकि कोई भी अगर आप प्रकाश दे रहे हैं तो प्रकाश के बीच में यदि किसी प्रकार का आप मान लेते हैं कोई भी अगर वस्तु रखते हैं तो उसकी छाया बनती है। तो छाया का एक मिड पॉइंट होता है, कोर बिंदु होता है। तो जो कोर बिंदु होता है उसको कहते हैं उपछाया। क्या कहते हैं? उपछाया। और उसके पेरीफेरी की जो छाया होती है जिसका कलर थोड़ा डाइल्यूट होता है उसको कहते हैं प्रछाया। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह उपछाया होगा। जो सबसे डार्केस्ट पॉइंट होता है, जो कोर होता है किसी भी छाया का, उसको कहते हैं उपछाया। और उसको पेरीफेरी की जो छाया होती है जिसका कलर या थोड़ा डाइल्यूट उसका छाया होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रछाया। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपछाया। अगला प्रश्न है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं, यानी जहां जो हमें प्रकाशित नजर आता है। तो प्रकाशित नजर आने वाली जो सतह होती है उसी का नाम है फोटोस्फीयर, उसी का नाम है प्रकाश मंडल। क्या नाम है? प्रकाश मंडल। और उसी को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा फोटोस्फीयर, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। हाँ, यहाँ पर एक आप देख रहे हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल हो सकता था यदि प्रकाश मंडल आपके सामने विकल्प नहीं होता तो, लेकिन यदि दोनों विकल्प में दिया गया है तो आपको क्या देना है? प्रकाश मंडल देना है।
क्योंकि प्रकाश का एक पार्ट होता है वर्णमंडल, ठीक है। तो इसलिए जैसे हम कह सकते हैं समताप मंडल का एक मंडल होता है ओजोन मंडल, ओजोन परत होती है, उसी प्रकार का है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल, या इसी को कहते हैं फोटोस्फीयर। तो आप जब इस प्रश्न को इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे विकल्प एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो फोटोस्फीयर ही लिखेगा, कुछ और नहीं लिखेगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है, उसी को कई नामों से लिख देते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी नाम जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इनके क्या शब्द हैं उसको भी जानते रहिएगा। तो जो प्रकाश मंडल होता है इसी को इंग्लिश में कहते हैं फोटोस्फीयर। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है। वैसे सूर्य की सतह, सरफेस की बात कर रहा है, यानी जहाँ से प्रकाश निकलता है, यानी उसको कहते हैं हम क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर पर वहाँ से सौर ज्वालाएँ निकलती हैं और जाती हैं क्रोमोस्फीयर में, वहाँ से कुछ गैस वापस आती है। तो जब वापस आती है जिस प्लेस पर, हम पूरा डिस्कशन करेंगे, सूर्य के स्ट्रक्चर को डिस्कशन करते हैं जब समय मिलेगा तो। लेकिन अभी क्या है कि सौर ज्वाला जब वापस आती है तो जिस स्थान पर वह उतरती है वहाँ का टेम्परेचर सन के और टेम्परेचर की तुलना में कम हो जाता है, और वह 1500 डिग्री कम हो जाता है, और उसी स्थान को हम लोग कहते हैं सन स्पॉट। तो वैसे तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बीच बीच में सन स्पॉट भी हैं, और जहाँ पर सन स्पॉट है वहाँ का टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार यदि हम औसत निकालें, क्या निकालें, औसत सन के सतह का तापमान अगर एवरेज में निकालते हैं तो वह आ जाता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा 5500, लेकिन विकल्प में तो है नहीं और आपको विकल्प देना है, तो ऐसे में जो उसके नियर अबाउट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, यानी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, सूर्य की सतह का तापमान कैलकुलेट किया जाता है। वैसे वास्तव में है कितना, 5500 है, जबकि मैक्सिमम कितना है 6000 और मिनिमम कितना है 4500। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया है। तो देखिए, यह जो प्रश्न है या जो सिद्धांत से संबंधित प्रश्न होते हैं या किसी पत्र पत्रिका से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं कि जो कॉन्सेप्ट बेस हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको एज इट इज़ याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट विकल्प नहीं है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर है वह तो है बराहमीर, क्योंकि यह कथन किसने दिया है, बराहमीर ने दिया है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो इसको हम लोग 3 सेक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत था जिसको कॉपरनिकस ने दिया था वह था पृथ्वी केंद्रस्थ का सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर कौन है, पृथ्वी है, और उस सिद्धांत का नाम था एक जियोसेंट्रिक। क्या नाम था, जियोसेंट्रिक, यानी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर था। और किसने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था। और कब दिया था, 15वीं शताब्दी में पहली शताब्दी में दिया था, फर्स्ट एडी में दिए थे। तो कह सकते हैं लगभग 1400 सालों तक यह सिद्धांत चलता रहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर स्थित है, सभी ग्रह और उपग्रह या सभी खगोलीय पिंड उसी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था, कॉपरनिकस ने। लेकिन 1543 में इस सिद्धांत में परिवर्तन आया, और यह परिवर्तन किसने किया है, कॉपरनिकस ने। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और उसी सिद्धांत का नाम दे दिया गया सूर्य केंद्रस्थ का सिद्धांत, या उसी को कहते हैं होलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं, होलोसेंट्रिक। कुछ समय तक यह सिद्धांत चलता रहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर है, लेकिन वर्तमान अवधारणा जो है उसको केपलर ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है, केपलर ने। और इन्होंने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर नहीं है बल्कि सूर्य सौर मंडल के
केंद्र बिंदु पर है। तो इस प्रकार वर्तमान अवधारणा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर नहीं बल्कि सौर मंडल के केंद्र बिंदु पर उपस्थित है या सौर परिवार के केंद्र बिंदु पर उपस्थित है। साथ में केपलर ने यह भी बताया, 3 पॉइंट दिया था कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वह अपने मूल तारे के परितः परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन किस पथ पर करते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर करते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि सभी खगोलीय पिंड किस पथ पर परिक्रमा करते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि सभी खगोलीय पिंड समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। और तीसरा बिंदु उन्होंने बताया था कि यदि समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करेंगे तो ऐसे में एक फार्मूला बनता है जो है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यानी उसको थोड़ा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। हमने कहा कि समझ लेते हैं कि ये अर्थ का ऑर्बिट है और यहाँ पर कहीं सन है। यहाँ पर क्या है? सन है। ऐसे में पृथ्वी यहाँ पर भी ऑर्बिट करेगी और यहाँ पर भी ऑर्बिट करेगी। तो यहाँ पर है कि जो ये क्षेत्रफल है, यह एक क्षेत्रफल है, तो यह क्षेत्रफल का अगर एरिया ए है और इसको तय करने में यदि टाइम लगा टी, तो समान क्षेत्रफल इधर भी अगर निकालेंगे तो वह क्षेत्रफल थोड़ा माने देखने पे, क्योंकि यह रेडियस कम है इधर का रेडियस क्या है? ज़्यादा है, तो रेडियस कम होगा तो इसका परिधि थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन यदि रेडियस छोटा है तो परिधि इसकी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यह भी एरिया ए ही है और टाइम टी है। तो यहाँ पर केपलर महोदय कह रहे हैं कि समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करता है हर खगोलीय पिंड। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख रहे हैं कि समान समय, यानी यहाँ पर भी टी टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी टी लग रहा है, तो इस टी में उसने ज़्यादा डिस्टेंस तय की। डिस्टेंस क्या तय की? ज़्यादा, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। यहाँ पर डिस्टेंस कम तय की लेकिन क्षेत्रफल सेम है। तो ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि जब कोई खगोलीय पिंड अपने मूल तारे के करीब होता है तो उसकी चाल बढ़ जाती, चाल बढ़ेगी तभी तो ज़्यादा दूरी तय करेगी। और यदि वह खगोलीय पिंड अपने मूल तारे से दूर है तो ऐसे में उसकी चाल कम हो जाती है। जब चाल कम होगी तभी तो यह कम दूरी तय करेगा। और इसी को उन्होंने फार्मूला का रूप दे दिया है और यह बताया कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो केपलर जी ने 3 बिंदु बताया, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, एक बार 2 बार रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी कॉन्सेप्ट जब चलेगा तो वहाँ पर और डिटेल में समझा जाएगा। 3 बिंदु बताया। पहला, सभी खगोलीय पिंड दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। दूसरा, समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करते हैं। तीसरा, यदि समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करते हैं तो ऐसे में टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अर्थात यदि खगोलीय पिंड अपने मूल तारे के समीप है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और यदि खगोलीय पिंड अपने मूल तारे से काफ़ी दूर है तो उसकी चाल घट जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पूछा गया प्रश्न है कि कॉपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया है? होलोसेंट्रिक, जबकि टॉलमी महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जियोसेंट्रिक। और केपलर ने क्या कहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र बिंदु पर है, ना कि ब्रह्मांड के। साथ में 3 बिंदु भी बताया है कि सभी खगोलीय पिंड दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं, साथ में समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करते हैं, और तीसरा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अर्थात यदि समीप में है तो चाल बढ़ जाएगी और यदि दूर है तो चाल घट जाती है। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि? यहाँ पर सबसे अच्छा जो इसका डिस्क्रिप्शन है वह तो साइंस में मिलेगा जब आप प्रकाश पढ़ेंगे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि सूर्य से जो रेडिएशन आती है उसमें एक रेडिएशन होती है जिसको कहते हैं दृश्य तरंगे। क्या कहते हैं? दृश्य तरंगे। और दृश्य तरंगों में 7 प्रकार की तरंगे होती हैं।
वायलेट से शुरू होती है और रेड तक जाती है। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। साइंस यह कहता है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। यानी रेड की स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए रेड लाइट काफ़ी दूर तक हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो बीच में किसी प्रकार के व्यवधान है वह उनको डिस्पर्स नहीं कर पाते, उनका वितरण नहीं कर पाते, यानी उसको स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वायलेट कलर होता है, बीच में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। क्या होता है, बिखर जाता है। तो इसीलिए जब सन से आने वाली जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो दृश्य तरंगे हैं, यह दृश्य तरंगे जब क्षोभ मंडल में प्रवेश करती हैं तो क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार के धूल कण, फिर हम कह सकते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, फिर वहाँ पर बहुत से हम कह सकते हैं वाटर वेपर होते हैं। उन सब से यह जब टकराती है रे, तो टकराने के पश्चात जो वायलेट कलर होता है उसका स्कैटरिंग हो जाती है, जबकि रेड की स्कैटरिंग बहुत कम होती है। तो इसी कारण से वहाँ पर उसका रंग कैसा होने लगता है, ब्लू होने लगता है, और इसी के परिणाम स्वरूप आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई पड़ता है, नीला। और आकाश का तात्पर्य यहाँ पर आप समझिएगा, ना तो समतापमंडल है, ना मध्य मंडल, ना आयन मंडल, इसका संबंध सीधा सीधा है क्षोभ मंडल से। यानी पृथ्वी की जो सबसे संपर्की वायुमंडल है उसी में आकाश की जो संकल्पना है वह क्षोभ मंडल की ही है, उसके बियॉन्ड नहीं है। और इसमें नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको कब मिलेगा, जब आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझने का बाद में प्रयास करेंगे। तो यानी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। हाँ, इसमें और बेहतर हो जाता कि यदि लिख देता कि धूल कण द्वारा नीले कलर के प्रकाश का छितराया जाता है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्कैटरिंग मेन कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर्य कलंक, यानी जिसको हम कहते हैं सन स्पॉट, सौर्य धब्बा। इसी के कई नाम हैं, सौर्य कलंक है, सौर्य धब्बा है, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सन स्पॉट। इंग्लिश में एक ही नाम है, हिंदी में कई नाम हैं। तो सौर्य कलंक है सूर्य की सतह के काले धब्बे, सूर्य के समीप काले धब्बे, सूर्य के समीप लाल धब्बे नहीं, तो सूर्य की सतह के काले धब्बे हैं, ये सरफेस पे हैं काले धब्बे, और उसी पे ये निर्मित भी होते हैं। लेकिन नज़र कहाँ पे आते हैं, क्रोमोस्फीयर में, हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कूट दिया गया है कि सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते हैं। यह भी बात पूरी तरीके से सत्य है। तीसरा है, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गलती है, रूप में दिखाई देते हैं, ला यहाँ पर मिस्टेक से आ गया है। फिर है एक अकेला सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रहता है। ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सन स्पॉट होता है इसका टाइम पीरियड कुछ दिन से कुछ महीने तक होता है, और इसकी एक साइकिल होती है, वह साइकिल भी 11 वर्षों की होती है। तो यहाँ पे चौथा भी सही है। इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3, 4 सब क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और यहां पर दिया गया है सूर्य से दूरी उसके ग्रहों की। तो आप देखते हैं पृथ्वी की जो दूरी है वह होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना होती है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो इसलिए पहला ही विकल्प क्या है, गलत है, जबकि अन्य विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जब पहला ही समझ में आ गया कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी 14.96 है, तो इसका मतलब अन्य सब क्या है, सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर दिया गया है
कि परिक्रमण यानी कितने दिन में कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो पृथ्वी के बारे में तो सबको पता है 365.25 दिन में सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। जो मंगल होता है वह 686 दिन में करता है। कितने में? 686 दिन में करता है, 686। तो ऐसे में इसका दूसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा, यानी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं सिजगी। हम लोग ज्वार भाटा में समझने का प्रयास करेंगे कि सिजगी क्या होती है। और सिजगी में भी दो स्थिति होती है। जब पृथ्वी की एक ही तरफ दोनों पिंड हो जाते हैं यानी सूर्य और चंद्रमा तो उसको युति कहते हैं। और जब पृथ्वी की एक तरफ सूर्य हो जाता है, एक तरफ चंद्रमा हो जाता है तो सब एक ही सीध में, तो उसको हम लोग कह देते हैं व्युति। उसी को आप इमेज के माध्यम से देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सपोज दैट सन है, यहाँ पर सन आ गया, फिर यहाँ पर है अर्थ ले लेते हैं और यहाँ पर है मून। तो यह मून यहाँ भी हो सकता है और मून परिक्रमा करते हुए इस तरफ भी जा सकता है। तो मून इधर भी हो सकता है और मून इधर भी हो सकता है। लेकिन तीनों जब एक सीध में होते हैं, चाहे यह वाली पहली वाली स्थिति हो चाहे दूसरी स्थिति हो, इन दोनों को ही हम लोग सिजगी कहते हैं। लेकिन जब पृथ्वी की एक ही तरफ सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाते हैं तो इसको युति कह देते हैं। और जब पृथ्वी की एक तरफ सूर्य और दूसरी तरफ चंद्रमा हो जाता है तो उसको व्युति कह देते हैं। तो इस पूछे गए प्रश्न का आंसर तो होगा सिजगी, लेकिन जब पृथ्वी की एक ही तरफ दोनों होते हैं तो उसको युति कहते हैं। और जब पृथ्वी की एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा होता है तो उसको व्युति कहते हैं। तो एक के माध्यम से 3 प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सबको पता है जापान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। तो डायमंड रिंग यानी जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी देखा जाता है। और यह स्थिति तब होती है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूरा एक छाया चंद्रमा की बन जाती है धरती पर। लेकिन उधर चूंकि सूर्य है तो उसकी छाया चंद्रमा के चारों तरफ से निकलती हुई नजर आती है। चारों तरफ से निकलेगी, यानी ऊपर से भी निकल रही, बगल से निकल रही, नीचे से निकल रही है। तो ऐसे में लगता है कि एक पूरा रिंग बना है और रिंग के ऊपर से कुछ प्रकाश निकल रहे हैं। तो यही लगता है कि जैसे एक डायमंड की रिंग है, यानी एक रिंग है और उसके ऊपर डायमंड का नग लगा हुआ है। तो ऐसा दृश्य नजर आता है कब? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो। लेकिन वो जो डायमंड की एक रिंग है वह इस परिधि के किसी एक टॉप पर होती है, तो उसी को हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। लेकिन यह परिधि पे नजर आती है। और कब नजर आती है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तब नजर आती है। तो इसी प्रश्न का आंसर हो जाएगा कर पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में नहीं, शुरुआत और अंत नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होनी चाहिए और यह स्थिति उसके परिधि पर नजर आती है। तो दूसरा भी विकल्प गलत है क्योंकि अंत में कह रहा है। तीसरा कह रहा है केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ। समग्रता निशान का मतलब होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तब जाकर के उसकी परिधि में हमको नजर आता है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। आपको कंफ्यूजन करने के लिए यह समग्रता निशान बिंदु दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ ही लेंगे क्योंकि यहां पर फिर वही शब्द लिया। ये तो दोनों गलत हो गए, अब इन दोनों में चयन करना है। तो यह केंद्र बिंदु दिया है, ये परिधि दिया है, तो आपको पहले ही पता है कि परिधि में नजर आता है ना कि केंद्र में। तो इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। तो ठीक है, यानी पहला जो टॉपिक था इसको हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन के माध्यम से। हाँ, घटना चक्र का जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग पृथ्वी से संबंधित कुछ प्रश्न उसको डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, हम अपने क्वेश्चन एनालिसिस के सेकंड पार्ट में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।